हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते की वीडियो की तरह से इस हफ्ते के वीडियो में पिछले हफ्ते में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में जो कुछ भी घटा है, जो कि हमारी यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी घटनाओं को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और वो सारे पॉइंट को मैं बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, जिससे प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछे जा सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल इस क्लास की इसका स्टार्ट हम लोग करते हैं और इस क्लास में जो पहली घटना पिछले हफ्ते काफी चर्चा में रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में, इसमें यह घटना रही है कि जो हमारा गगनयान, महत्वाकांक्षी जो गगनयान मिशन भेजा जा रहा है, जिसके अंदर हम मानव को अंतरिक्ष में पहली बार भेजेंगे, इस गगनयान मिशन में चुने गए जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा अक्टूबर 2024 के बाद। तो यह जो घटना काफी चर्चा में रही है, इसका एक पैक्ट जो है वो भारत सरकार और नासा यानी इसरो और नासा के बीच में हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो गगनयान मिशन क्या है। तो गगनयान मिशन आपको पहले से पता है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस शॉर्ट में समझ लें कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, यानी पहली बार इंसानों को, मनुष्यों को भारत अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। और यह जो मिशन होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली 2026 या उसके आगे भी ये चीजें हो सकती हैं, 2026 तक हम इसके भेजने का प्लान कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इस गगनयान मिशन में इसरो इस गगनयान मिशन के तहत इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 से लेकर 5 दिनों के लिए भेजेगा, जहां पे ये 3 से 5 दिन इस अंतरिक्ष यहां पर अंतरिक्ष में रहेंगे ये अंतरिक्ष यात्री, और उसके बाद वापस धरती पर लौट आएंगे। तो ये जो महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान मिशन, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। जैसा पहले इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं और ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, इनकी ट्रेनिंग इंडिया में, रशिया में और कई देशों में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इन्हीं ट्रेनिंग के, ये जो ट्रेनिंग सेशन है, इसी ट्रेनिंग के सेशन के तहत इनकी ट्रेनिंग जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होने जा रही है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? नासा भेजने का काम करेगा। ठीक है, इनमें से 4 में से 2 को भेजा जाएगा। ठीक है, तो यही काफी चर्चा में। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर एक संरचना है, एक जगह है, जहां पर एक परमानेंट मानव के रहने की जगह है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अमेरिका सहित कई देशों ने मिलकर बनाया है, इसका भारत भाग नहीं है। तो इसी वजह से भारत यहां पर किसी को नहीं भेज सकता। अगर यहां पर कोई जाएगा तो या तो अमेरिका की मदद से जाएगा या तो रशिया की मदद से जाएगा, क्योंकि उन लोगों के कोलैबोरेशन से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है। तो हमने किसकी मदद ली है? नासा की मदद ली है। नासा जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत, एक्सियोम 4 मिशन के तहत इनको अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2024 के बाद इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगभग 10 से लेकर 15 दिनों के लिए भेजेगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये 2 अंतरिक्ष यात्री वहां रहेंगे, वहां पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अपनी जो कमियां अभी, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रेनिंग हुई है वो ग्राउंड ट्रेनिंग हुई है, धरती के पर ट्रेनिंग हुई है। अब वो वही ट्रेनिंग जो है वो अंतरिक्ष में जाकर रियल टाइम में वो ट्रेनिंग 10 से 15 दिन की करेंगे। वहां से जो अनुभव हासिल करेंगे, उस अनुभव को लेकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस पृथ्वी पर आएंगे और फिर वापस में पृथ्वी पर आकर आगे की जो हमारी गगनयान मिशन, भारत का जो गगनयान मिशन है, उसको, उस एक्सपीरियंस का उपयोग उस गगनयान मिशन के लिए करेंगे, जिससे कि हमारा गगनयान मिशन जब 2025-26 तक भेजा जाए, मानव अंतरिक्ष मिशन, तो वो पूरी तरीके से सफल हो पाए। तो कुल मिलाकर ये एक्सपीरियंस लेने के लिए 10 से 15 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इन 4 में से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाने वाला है नासा की मदद से एक्सियोम 4 मिशन के
तहत इसे भेजा जाएगा। तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और अच्छी तरीके से इस बारे में जानकारी हो गई होगी। अब जो गगनयान मिशन है बच्चों, इसके बारे में अगर बात की जाए तो कई टेस्ट गगनयान मिशन में, पहले तो बिना अंतरिक्ष यात्रियों के गगनयान मिशन किया जाएगा, ठीक है, 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम भेजेंगे, और फिर उसके बाद जब हम उससे कई बार बिना अंतरिक्ष यात्रियों के अपने गगनयान मिशन को भेजेंगे और हम सफल रहेंगे, तो उसके बाद हम मानव को मतलब अंतरिक्ष यात्रियों के सहित जो है वो हम गगनयान मिशन भेजेंगे। तो उससे पहले कई टेस्ट हैं जो कि ऑलरेडी किए जा चुके हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, वो ऑलरेडी किया जा चुका है। ऊपर से जो है वो स्पेस कैप्सूल को पैराशूट की मदद से गिराने वाला टेस्ट वो ऑलरेडी किया जा चुका है, उसमें हम सफल हो चुके हैं। पैड अबॉर्ट टेस्ट, अगर मान लीजिए अंतरिक्ष जो लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान जाता है और किसी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो अंतरिक्ष यात्री सेफ सही सलामत धरती पर वापस आ सकें दुर्घटना के समय पर, इसे पैड अबॉर्ट टेस्ट कहा जाता है, ये भी सफल हो चुका है। टेस्ट व्हीकल फ्लाइट टेस्ट, यानी कि जो लॉन्च व्हीकल है, जो प्रक्षेपण यान है, वो जो रॉकेट है जो इनको गगनयान मिशन को लेकर जाएगा, ठीक है, उसका भी टेस्ट सफल हो चुका है, टेस्ट व्हीकल फ्लाइट टेस्ट भी हो चुका है। अब ये जो मानव युक्त मिशन है, ठीक है, मानव युक्त मिशन और मानव रहित मिशन, कंप्लीट मिशन, ये अभी बचा हुआ है। पहले मानव रहित मिशन किया जाएगा, फिर मानव युक्त मिशन 2026 तक करने की संभावना है, ठीक है। तो कुछ मिशन ऑलरेडी हमारे सफल हो चुके हैं इस गगनयान मिशन के अंतर्गत, और कुछ मिशन जो है वो उस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि पर्ल स्पॉट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जीनोम एडिटिंग मिशन शुरू किया गया है। अब ये पर्ल स्पॉट उत्पादन क्या होता है? देखो, पर्ल स्पॉट नाम की एक फिश होती है, ये मेनली जो है केरला में पाई जाती है, और इसका नाम पर्ल स्पॉट क्यों रखा गया है, पर्ल स्पॉट फिश क्यों रखा है? क्योंकि इसके पूरी बॉडी पर आप देख रहे होंगे कि पर्ल यानी कि मोतियों जैसे छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए हैं, जैसे मोतियां होती हैं, मोती होते हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं आप इस मछली के ऊपर देख सकते हैं। इसलिए इस मछली को कहा जाता है पर्ल स्पॉट फिश के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो पर्ल स्पॉट फिश है, ये मेनली केरला में पाई जाती है, और ये इसका जो मांस होता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, और क्योंकि इसका उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितना कि मार्केट में इसकी डिमांड है, तो ये काफी महंगी बिकती है। तो मतलब ये है कि कम से कम मार्केट में जो इसकी डिमांड है वो कम से कम 4 गुना ज्यादा है जितना ये उत्पादित होती है। तो अब क्या किया जा रहा है, जीनोम एडिटिंग की मदद से इनके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ये जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा, अंडे दें, फिर बच्चे पैदा करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्ल स्पॉट फिश का उत्पादन हो सके और मार्केट की जो डिमांड है उसको हम पूरी कर सकें, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और काफी मतलब टेस्टी मानी जाती है, काफी ये फिश अच्छी मानी जाती है। तो अब जीनोम एडिटिंग की मदद से इनके ये जल्दी जल्दी अंडे और बच्चे दे सकें, इसके लिए जीनोम एडिटिंग का यूज किया जा रहा है। जो लोग जीनोम एडिटिंग नहीं जानते हैं वो जान ले कि जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या होता है। जीनोम एडिटिंग का मतलब ये होता है कि जब कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इन गुणसूत्र, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए से बने होते हैं, और ये डीएनए के छोटे छोटे भाग जो है वो जीन कहलाते हैं। तो ये जो जीन होते हैं, हमारे शरीर के जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, हमारे अंदर जो भी कुछ पाया जा रहा है, ठीक है, हमारे बाल, हमारी आंख, हमारे नाक, हमारे अंदर हार्मोन जो उत्पादन हो रहा है, हमारे अंदर एंजाइम जो उत्पादन हो रहा है, हमारी जो जनन क्षमता है, हर एक चीज जो है इन्हीं जीन के पर ही डिपेंड करती है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी लक्षण पाए जाते हैं उनका जो कारक है वो जीन है, ठीक है। तो अगर इन जीनों में बदलाव कर दिया जाए तो इसे ही जीन एडिटिंग कहते हैं। मान लीजिए कि इसकी उत्पादन क्षमता मतलब मान लीजिए इसके अंडे देने की, एक एग्जांपल के तौर पर अंडे देने की, मान लीजिए ये कुल मिला के 10 अंडे देती है, ठीक है, 10 अंडे देती है। अब ये 10 ही अंडे देती है, 10 ही बच्चे पैदा हो पाएंगे, लेकिन अगर इसका मतलब इसके अंदर ऐसा जीन पाया जा रहा है सिर्फ जो 10 अंडों के उत्पादन की ही उसके अंदर क्षमता है। तो जीन एडिटिंग की मदद से, जीनोम एडिटिंग की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जीनों में बदलाव कर देंगे, यानी इसके जीनों में इस तरीके का बदलाव कर देंगे जिससे कि वो जीन जो 10 अंडे दे सकने की क्षमता जिसमें थी वो उसको निकाल दिया जाएगा, और उसकी जगह पर 10 अंडों से ज्यादा अंडे दे सकने वाले जो क्षमता वाले जो जीन है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा अंडे देने लगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देने लगे, जल्दी से जल्दी बच्चे जो है वो मैच्योर हो जाए,
जो इन अंडों से निकले, जिससे कि इसका उत्पादन बढ़ जाए और हम अपनी मार्केट की डिमांड को पूरी कर सकें। तो जीनों में बदलाव करके जो कैरेक्टर में यानी लक्षणों में बदलाव किए जाते हैं उसे ही हम लोग जीनोम एडिटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर हर एक कैरेक्टर जीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर जीनों में बदलाव कर दिया जाए तो कैरेक्टर्स को बदला जा सकता है, लक्षणों को बदला जा सकता है। तो उसी तरीके से इस मछली के कैरेक्टर, इस मछली के जो उत्पादन क्षमता है उसके में बदलाव करने के लिए हम जीनोम एडिटिंग का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यह काम करेगा कौन? यह काम करेगा केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, इसका यह काम करेगा। जीनोम एडिटिंग मिशन की उसने शुरुआत की है। ठीक है, शुरुआत की है। अब इस मछली के बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम एट्रोप्लस सुरेंटेंसिस है। ठीक है, और ये केरल में करीमीन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये एट्रोप्लस सुरटेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है और करीमीन के नाम से इसे जाना जाता है। ये पल स्पॉट एक यूरी हेलाइन मछली है। यूरी हेलाइन मछली का मतलब ये होता है कि ये जो है वो खारे पानी में भी पाई जा सकती है और इसको मीठे पानी में भी इसको पाला जा सकता है, यानी दोनों तरीके के पानी में ये पल सकती है। तो ये कैसी मछली है? ये एक तरीके की यूरी हेलाइन मछली है जो दो खारे जल और साथ ही साथ ताजे जल में भी ये पैदा की जा सकती है। ठीक है, इसकी आदतें, खाद्य आदतें क्या है? ये क्या खाती है? ये सर्वाहारी डिट्रिटस है, मतलब छोटे छोटे जो हमारे समुद्र में या पानी में जो भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वो पौधे होते हो, चाहे वो छोटे छोटे जानवर होते हो, ठीक है, उन सब को ये खाकर अपना गुजारा करती है। तो ये इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन थी। पर्ल स्पॉट फिश के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी। इसके बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है दो एंटीबायोटिक्स के बारे में काफी चर्चा में इस हफ्ते में ये रही हैं। ये दो एंटीबायोटिक हैं, क्लोरोरेम्फेनिकोल और नाइट्रोफ्यूरॉन। तो ये जो दो एंटीबायोटिक है इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। ये एंटीबायोटिक जो है किसने की है? औषधि परामर्श दात्री समिति जो डीसीसी है, जो भारत में औषधियों के लिए परामर्श देती है कि कौन से एंटीबायोटिक्स को हमें मार्केट में चलाना है, कौन से मार्केट पर हमें प्रतिबंध लगाना है, कौन से उसको किसको लिमिट करना है। तो इसको देने वाली जो हमारे यहाँ औषधि परामर्शदात्री समिति है उसने इन दोनों एंटीबायोटिक्स को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की बात कही है। अब कहेंगे कि कैसे सर ये तो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक के बारे में तो सुना है कि ये बीमारियों के या इन्फेक्शन के इलाज में काम आती है, तो अगर इसके ऊपर अगर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे तब तो फिर मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पर समझिए मामला क्या है। यहां पर ऐसा नहीं कि मरीजों के इलाज के लिए इसको प्रतिबंधित किया जाएगा, बल्कि असल में इसकी कहानी यह है कि ये जो दोनों एंटीबायोटिक्स हैं इनका उपयोग किया जाता है जो हमारी मछलियां हैं या हमारे जो मीट है या मांस है, इन सब के प्रिजर्वेशन में, यानी इन सब के संरक्षण में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो मांस मछली या इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो खराब ना होने पाए, उनमें इन्फेक्शन ना होने पाए, वो जल्दी जो है वो एक तरीके से उन पे इन्फेक्शन ना होने पाए और वो ज्यादा दिनों तक काम कर सकें, तो उसके लिए इस इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन दोनों एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब ये दोनों एंटीबायोटिक का जब यूज किया जाता है तो ये जब एंटीबायोटिक उन सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज की जाएंगी, यानी खाद्य पदार्थों में उपयोग की जाएंगी, तो उन खाद्य पदार्थों में जिनमें ये एंटीबायोटिक्स यूज की जाएंगी उन्हें हम खाएंगे, और जब हम उन्हें खाएंगे तो हमारी बॉडी में ना चाहते हुए भी वो एंटीबायोटिक पहुंच जाएगी, और फिर हमारी बॉडी के अंदर जब ये एंटीबायोटिक पहुंचेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो इन एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, वो जबरदस्ती क्या हो जाएगा, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम आपको नुकसान आपके शरीर में नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने जबरदस्ती हमें अपनी एंटीबायोटिक से मारने की कोशिश करी, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद है, हमें बीमारी नहीं फैला रहे हैं, ठीक है, इन एंटीबायोटिक से जब मरने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, प्रतिरोध डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि ये एंटीबायोटिक धीरे 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 उन बैक्टीरिया पर काम करना बंद कर देती है। ठीक है, अब काम करना बंद कर देती तो हम पता लगा कि हम ऐसा
फूड खा रहे हैं जिसके अंदर ये एंटीबायोटिक यूज हो रही है, जब उस फूड को हम खाएंगे तो वो जबरदस्ती वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाएगी उस फूड के जरिए और हमारे उन बैक्टीरिया को मारेगी जो हमें पहले डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो अगर कभी फ्यूचर में, यानी अब ये एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पर असर नहीं करने वाली है, अब कभी उन बैक्टीरिया ने हमें इन्फेक्ट किया या उनकी जो संख्या बढ़ी और उन्होंने हमें कोई किसी भी रूप में बीमार किया, तो अगर हमने इन एंटीबायोटिक का यूज करके उनको मारने की कोशिश करी, तो क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इन दोनों एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो चुके हैं, उनका प्रतिरोध हो चुका है, यानी उन पर असर नहीं करती, तो अगर वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां फैलाएंगे फ्यूचर में, तो ये एंटीबायोटिक उन पर असर नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इन एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, प्रतिरोध डेवलप कर लिया है। अब ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के काम की नहीं रह जाएंगी, यानी उनको मार नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो मनुष्य है उसका वो जब इन एंटीबायोटिक्स की इन पर असर नहीं करेगा, तो फाइनली वो और बीमार होगा और इसकी वजह से जान भी जा सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ये एंटीबायोटिक्स के शरीर पर असर ही नहीं कर रही हैं, वो तो फिर बाद में टेस्ट वगैरह कराने से असर पता चलेगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद अगर सही समय पर इलाज दूसरी एंटीबायोटिक नहीं यूज की गई, तो फिर उसके बाद उस इंसान की मौत हो सकती है, वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ये सारी कहानी बताने का मतलब यह है कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक का जबरदस्ती यूज करते हैं या ओवर यूज करते हैं, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं और फिर ये एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पर असर करना बंद कर देती है। तो कभी वो बैक्टीरिया कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को या पशुओं को बीमार करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पर काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं और जिसकी वजह से पशुओं की या जानवरों की या इंसानों की मौत होती है। ठीक है, तो इससे पहले कि ये जो ओवर यूज हो रहा है या जबरदस्ती यूज हो रहा है, इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो वही हमारी जो बॉडी है उसने इस पर का फैसला लिया है कि ये कंडीशन ना डेवलप होने पाए, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना डेवलप होने पाए बैक्टीरिया के अंदर, तो उससे पहले ही हम इसके यूज के लिए, यानी कि जो फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है, वहां पे या एनिमल के इलाजों में, बीमारियों के इलाजों में जो इस तरीके की एंटीबायोटिक यूज की जा रही है, उसको हम पहले से ही प्रतिबंधित कर दें, जिससे कि ये हमारे खाद्य पदार्थों में ना जाए ये एंटीबायोटिक, और हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन दोनों एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ना हो। तो इसलिए इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। होप कि ये सारी की सारी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या इसके पीछे मामला है। तो इस बात को याद रखिएगा कि क्लोरैम्फेनिकोल और नाइट्रोफ्यूरॉन नाम की एंटीबायोटिक्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया के अंदर इनके खिलाफ ना होने पाए। ठीक है, तो यह बात मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों एंटीबायोटिक का नाम याद रखिएगा। आगे जो कहानी है वो है वेलमिनी की लाइफ आई तकनीक। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के भीतर संचार चुनौतियों के समाधान के लिए वेलमिनी की लाइफ आई तकनीक को लागू किया है। मतलब कुल मिलाकर हमारे रक्षा मंत्रालय ने इस वक्त हमारी नौसेना के अंदर लाइफ आई नाम की टेक्नोलॉजी को यूज करने की इजाजत दे दी है। अब ये लाइफ आई टेक्नोलॉजी क्या होती है? संचार माध्यम, एक तरीके का लाइफ आई जो टेक्नोलॉजी है वो डेटा ट्रांसफर करने की, संचार व्यवस्था को स्थापित करने की एक तकनीक है, जिसमें हम रेडियो तरंगों का उपयोग नहीं करते, बल्कि लाइट यानी कि लाइट रेज यानी कि प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं। होता क्या है कि जैसे आप लोग लाइफ आई के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि लाइफ आई का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है लाइट फिडिलिटी। क्या होती है? लाइट फिडिलिटी के नाम से, फिडिलिटी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है लाइफ आई का? लाइट फिडिलिटी। ठीक है, और जैसे कि हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट की सुविधा लेते हैं या ये सारी चीज डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो असल में ये जो वाईफाई होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, और उसके अंदर रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। यानी कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने के लिए हम लोग रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। यानी डेटा को पहले रेडियो तरंगों में बदल दिया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, हर जगह रेडियो तरंगों के माध्यम से उसको स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, और हमारे मोबाइल में या किसी भी
डिवाइस में ये रेडियो तरंगें जो होती हैं वो रिसीव की जाती हैं और फिर हमारा जो है वो इंटरनेट या जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लाइफाई के अंदर हम लोग लाइट का यूज करते हैं, रेडियो तरंगों का उपयोग नहीं करते हैं। लाइट फिडेलिटी में होता क्या है कि सबसे पहले जो डेटा होता है, ठीक है, जो डेटा होता है उस डेटा को हम लोग पहले प्रकाश तरंगों में बदल देते हैं, ठीक है, प्रकाश तरंगों में बदल देते हैं और फिर प्रकाश तरंगों को जो है वो एलईडी लाइट की मदद से, एलईडी लाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इमिट करते हैं, प्रकाश तरंगों को निकालते हैं, ठीक है। तो पहले डेटा को प्रकाश तरंग, जैसे वहां पर क्या था, डेटा को पहले रेडियो तरंगों में बदला जाता था वाईफाई में, यहां पर डेटा को प्रकाश तरंगों में और फिर प्रकाश तरंगों को लाइफाई डिवाइस की मदद से एलईडी लाइट के थ्रू इमिट किया जाता है। यानी कि ये सारा का सारा डेटा जो होता है वो लाइट के माध्यम से, लाइट प्रकाश की तरंगों के रूप में जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है। और फिर जो दूसरी डिवाइस होती है जिसमें ये डेटा रिसीव होना होता है, उसके पास जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो लैंप को फोटो डिटेक्टर होता है। फोटो डिटेक्टर मतलब कि जो फोटो को या फोटोन को यानी लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। तो मान लीजिए डेटा को प्रकाश में बदल करके प्रकाश एलईडी जो बल्ब होते हैं उनकी मदद से प्रकाश को जो है वो भेजा गया, तो यहां पर जो दूसरी डिवाइस होगी जो डेटा को रिसीव करेगी वो क्या करेगी, उसके अंदर फोटो डिटेक्टर होंगे नाम की डिवाइस होगी और ये फोटो डिटेक्टर क्या करेंगे, उस प्रकाश तरंगों को अवशोषित कर लेंगे और प्रकाश तरंगों को अवशोषित करके इस प्रकाश को फिर से डेटा में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लाइफाई का उपयोग होता है, यानी लाइफाई टेक्नोलॉजी में लाइट का हम उपयोग करेंगे और लाइट को हम पहले मतलब डेटा को प्रकाश में, फिर प्रकाश को हम इमिट करेंगे, दूसरे एंड पर जो डिवाइस होगी उस प्रकाश को अवशोषित करके उसे फिर से डेटा में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से ये काम करती है लाइफाई डिवाइस। और ये जो लाइफाई डिवाइस है इसकी जो सबसे खास बात यह है कि इसकी स्पीड, यह माना जाता है कि यह लगभग 224 जीबीपीएस की स्पीड से जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकती है, 224 जीबीपीएस के हिसाब से डेटा ट्रांसफर कर सकती है। जबकि अगर वाईफाई वगैरह की बात करें तो 1 या 2 जीबीपीएस 3 जीबीपीएस के इससे ज्यादा जो है वो डेटा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो लगभग 224 जीबीपीएस के हिसाब से ये डेटा ट्रांसफर कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइफाई की ये होती है कि ये उन जगहों पर भी यूज की जा सकती है जहां पर अक्सर वाईफाई का उपयोग नहीं किया जा सकता। कहां पे नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हवाई जहाजों में। तो हवाई जहाजों में होता क्या है कि अगर रेडियो तरंगों का उपयोग यानी वाईफाई का अगर उपयोग आप करेंगे तो हवाई जहाज में जो रेडियो सिग्नल, जो जमीन और हवाई जहाज के बीच में, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में जो संपर्क रहता है, यानी जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि पूरी एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और जहाज, तो जहाज और एटीसी जो टावर होता है उसके बीच में जो सिग्नल का आदान प्रदान होता है या जो मैसेज कन्वे होता है वो रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। दूसरा जो है, हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो जीपीएस के माध्यम से अपने रास्ते को डिटेक्ट करता है, अपने रास्ते को पहचानता है जहां पर उसको उतरना होता है। तो ये जो जीपीएस है और जो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो संपर्क रहता है, ये दोनों जो संपर्क होते हैं ये दोनों में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। तो अगर आप वाईफाई का उपयोग करेंगे अपने जहाज के अंदर तो ये आपके वाईफाई में मौजूद जो रेडियो तरंगें होंगी ये एटीसी के सिग्नल को या फिर आपके जीपीएस के सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकती हैं। हमारा जहाज जो है वो रास्ता भटक सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है और क्रैश कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके फोन के अंदर जो है, फोन जब भी आप जहाज पर बैठेंगे तो आपके फोन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे आपका जो है वो एयरप्लेन मोड कहा जाता है। उस एयरप्लेन मोड को ऑन कर दिया जाता है जिससे कि आपके फोन से रेडियो सिग्नल्स ना निकले। तो ये जो एयरप्लेन मोड हमारे फोन में होता है ये असल में हवाई जहाज में बैठने के बाद इसी एयरप्लेन मोड में लगा देना होता है फोन को, जिससे कि हम किसी तरीके की रेडियो तरंगें उसमें से ना निकल सके और हमारे जहाज के रेडियो सिग्नल्स को डिस्टर्ब ना कर सके। तो जहां हमारे हवाई जहाज के अंदर वाईफाई या हम रेडियो सिग्नल का यूज नहीं कर सकते इंटरनेट के लिए, वहां पर हम लाइफाई का उपयोग कर सकते हैं। लाइफाई का यहां पर उपयोग किया जा सकता है। तो वाईफाई का वहां नहीं कर सकते हैं हवाई जहाज में, लेकिन लाइफाई का यूज किया जा सकता है। तो ये यहां पे भी काम हो सकता है। इसके अलावा आईसीयू में भी, जो आईसीयू होते हैं हॉस्पिटल के, वहां पर भी अगर आप रेडियो सिग्नल ज्यादा यूज करते हैं तो वहां की जो मशीनें वगैरह होती हैं जो इमरजेंसी में, तो वो सब डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए वहां पर भी नहीं करना चाहिए, करने वाले करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, लेकिन लाइफाई का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर
मान लीजिए कि कहीं पर परमाणु रिएक्टर हैं, तो परमाणु रिएक्टर में भी बहुत सारी मशीनों के डिस्टर्ब होने का खतरा होता है रेडियो तरंगों के माध्यम से, तो वहां पर नहीं कर सकते वाईफाई, नॉर्मल वाईफाई का उपयोग, वहां लाईफाई यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये सब जगहों पर इनका उपयोग, लाईफाई का उपयोग अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि इसकी जो स्पीड है, जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, नॉर्मल वाईफाई से बहुत तेज है। तो इस वजह से भी इसका उपयोग अब फ्यूचर में किया जाएगा, हर जगह किया जाएगा, हर जगह इसका उपयोग हो सकेगा। शुरुआत जो है हमारे रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के अंदर से इसकी कर दी है। तो होप कि यह बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये कुछ न्यूज थी जो इस हफ्ते की काफी ज्यादा चर्चा में थी, जिससे हमारे यूपीएससी में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को ये जो भी चीजें मैंने समझाई, होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा और नई इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।